नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जम्मू में शनिवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक हुई और इस बैठक में फैसला किया गया कि 28 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू की जाएगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को राजभवन में बोर्ड सदस्यों की बैठक के दौरान यात्रा की तारीख की घोषणा की है और खबरों के मुताबिक श्राइन बोर्ड की बैठक में जम्मू और कश्मीर संभागीय प्रशासनों को यात्रा से जुड़े बुनियादी ढांचे को तैयार करने के बारे में जानकारी दी गई। वहीं देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमरनाथ यात्रियों को कोविड नियमों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। सभी भक्तों को कोरोना नियमों को सख्ती से मानना होगा और अमरनाथ यात्रियों के लिए बालटाल और दोमेल के बीच बैटरी कार भी चलाई जाएगी और साथ ही 15 जून से दूर संचार की सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। बाबा अमरनाथ की आरती का लाइव टेलीकास्ट सुबह और शाम होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाराणसी पहुंचे और राष्ट्रपति अपने विशेष विमान से वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उनकी आगवानी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। राष्ट्रपति का 14 तारीख को सोनभद्र और मिर्जापुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके तहत सोनभद्र के बभनी ब्लॉक के चपकी स्थित सेवा समर्पण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और सरकारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति का मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसके बाद 15 मार्च को राष्ट्रपति एक निजी अखबार के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली रवाना होंगे। राष्ट्रपति की अगवानी करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। मुरादाबाद में पत्रकार पर हमले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद जिला प्रशासन ने पत्रकारों के एक समूह की ओर से सौंपे गए ज्ञापन पर यह कार्रवाई की है और वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने 2 न्यूज रिपोर्टर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने पत्रकारों पर पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर हमला करने का आरोप लगाया है और बीते दिनों अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यक्तिगत सवाल पूछे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भड़क गए थे और इस दौरान कुछ पत्रकारों के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला भी सामने आया। पत्रकारों की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक अखिलेश यादव के संकेत पर उनके गार्ड्स और उनके कार्यकर्ताओं ने रिपोर्टर्स पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और आरोप है कि अखिलेश यादव के सुरक्षाकर्मियों और उनकी पार्टी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की पिटाई से कई पत्रकारों को गंभीर चोटें भी आई। उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर पत्रकारों की पिटाई करवाने का आरोप लगा है और इस मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। एफआईआर की कॉपी अखिलेश यादव ने सार्वजनिक की है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि यूपी की बीजेपी सरकार ने मेरे खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई है, जनहित में उसकी प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ यहां पर प्रकाशित कर रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा देंगे। यह एफआईआर हारती हुई भाजपा की हताशा का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता का आगमन हुआ और इस अवसर पर उनका माला पहनाकर के स्वागत किया गया। तो वहीं मंत्री जी ने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा और कहा कि वो खिसियानी बिल्ली हैं। जब से मोदी योगी सत्ता में आए हैं तब से मजबूत सरकार बनी है। अच्छा, उनका तो पहले भी इतिहास रहा है, समाजवादी पार्टियों को मालूम है, पहले भी हमला बोले हैं, बहुत कई तरह की उनकी बात रही है, बंद तुम्हारी खुली हमारी। मैं ये कह सकता हूँ, पहले मजबूर सरकार थी, आज हमारी मजबूत सरकार है। पहले जो है रात को सोते थे, सुबह को डर लगता था कोई हमारे प्लाट पे कब्जा ना कर ले। आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई प्लाट पे कब्जा कर ले। पहले बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते थे और पुलिस असहाय हो जाती थी, वो मजबूर सरकार थी। आज अगर बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते हैं, किसी जनता वाले पर आक्रमण करते हैं, तो इस योगी सरकार में उसको ठाए ठाए खस ठस किया जाता है। तो ये मजबूत सरकार है। तो पहले की सरकार और इस सरकार में बड़ा अंतर है। मैं कह सकता हूँ, पहले प्राइमरी स्कूल में जो विद्यालय में बच्चा जाता था और उसके पड़ोस का विद्यालय कॉन्वेंट स्कूल में जाता था, तो जो प्राइमरी स्कूल में बच्चा जाता था वो बड़ा हीन भावना से देखता था। क्यों हीन भावना रहती थी? जब वो प्राइमरी स्कूल में जाता था, वो स्कूल में फटे फर्श में बैठता था, उस विद्यालय की बाउंड्री वाल नहीं थी, टीचर आते या नहीं आते, जैसा भी होता था, बेचारा वो हीन भावना से ग्रस्त रहता था। आज वही बच्चा
जब उस विद्यालय को जाता है तो जब वहाँ पहुँचता है तो उस फर्श की जगह वो स्वाभिमान की तरह कुर्सी पर बैठता है। आज उस विद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन करना हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारी पड़ने लगा है। इस मामले में राज्य महिला आयोग ने हुड्डा को नोटिस भी भेजा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल ने नोटिस भेज करके हुड्डा से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में लिखा गया है कि इस मामले में क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाने का हुड्डा का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद हुड्डा को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन करना हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब भारी पड़ रहा है। इस मामले में राज्य महिला आयोग ने हुड्डा को नोटिस भी भेजा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल ने नोटिस भेज करके हुड्डा से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अपोजिशन लीडर श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी को आयोग ने, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने एक नोटिस दिया है। कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च 2021 के दिन उन्होंने हरियाणा विधानसभा के बाहर एक सुनियोजित रूप में दुर्नियोजित सोच के साथ और अशोभनीय ढंग से जिस प्रकार से महिला विधायकों द्वारा और पुरुषों द्वारा एक रस्सी से ट्रैक्टर खिंचवाया और जिस ट्रैक्टर पर वो खुद विराजमान रहे और जिस प्रकार से उनके हाव भाव रहे वो बहुत ही अशोभनीय था। रीज़न, समय, स्थान, जगह, सोच महिलाओं को हर रूप से अपमान करने की रही। और चाहे वो हरियाणा विधानसभा में स्पीकर या फिर सरकार या सभी का एक सोच रही हो कि महिलाओं को किस प्रकार से, महिला विधायकों को एक दिन के लिए स्पीकर के पद पर इतने महत्वपूर्ण बजट सेशन में एक दिन के लिए कार्रवाई करने के लिए उनको सम्मानित करें। लोकतंत्र की परिभाषा रहती है कि डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और यहाँ पर एक दिन के लिए सरकार की ये सोच रही कि एवरीथिंग हैज़ टू बी फॉर द वुमेन, ऑफ द वुमेन एंड बाय द वुमेन, और उसको उन्होंने ध्वस्त किया, वो सफल रहे। सुबह के समय बहुत सी योजनाएं, अवार्ड दिए गए, पूरे प्रदेश भर की महिलाओं को, बच्चियों को प्रोत्साहन दिया गया। महिला हेल्पलाइन सरकार द्वारा चालू की गई। बहुत सी क्रचेस की घोषणाएं की गई। बहुत सारे मेमोरेंडम्स ऑफ एसोसिएशन बच्चों और महिलाओं से संबंधित साइन किए गए। सभी कुछ पर पानी फेर कर उन्होंने सोचा भी नहीं कि वो क्या कृत्य करने जा रहे हैं, किन कानूनों। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच टीकाकरण अभियान जारी है और तमाम राजनेता कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। मायावती ने शनिवार को टीएस मिश्र मेडिकल कॉलेज में कोरोना की वैक्सीन लगवाई और इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। अपने ट्वीट में मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों से गरीबों को मुफ्त में टीका लगाने की अपील भी की है। मायावती ने टीका लगवाने के बाद ये कहा कि कोरोना प्रकोप से देश की जनता लगातार गहरे संकट और बड़ी मुश्किलों में है और इससे बचाव के लिए वैक्सीन का जो दौर जारी है उसके तहत मैंने भी टीएस मिश्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जाकर के टीका लगवाया और केंद्र और राज्य सरकारों से ये अपील है कि वो गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था करें। आप लोगों को ये विदित है कि कोरोना प्रकोप से देश की जनता लगातार गहरे संकट व बड़ी मुसीबतों में है। इससे बचाव के लिए वैक्सीन का जो दौर जारी है उसके तहत ही आज मैंने आकर टीका लगवाया है केंद्र। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र व राज्य सरकारों से मेरी पुनः अपील है, अनुरोध है कि वह गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था करें। ये बात मैं बार बार कहती रही, इस बात को आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ। इसके साथ ही देश की जनता से भी मेरी ये पुरजोर अपील है कि वे कोरोना नियमों का सही से अनुपालन करें तथा टीका संबंधी सरकारी दावों आदि से इनकार न करके टीकाकरण का लाभ उठाएं। वर्तमान समय में यही सर्वोत्तम उपाय प्रतीत होता है।
कांग्रेस ने असम के चुनाव में प्रचार के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में G23 के किसी भी नेता का नाम नहीं है। G23 कांग्रेस के उन नेताओं का समूह है जो पार्टी में आंतरिक चुनाव की मांग कर रहा है और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रतिक्रिया दी है। 20, which is the group of 20 as far as nations are concerned. I don't know what is G23. It's a concoction of the media. The Congress party is one party. We have our internal differences, our disagreements, but that is what democratic and processes are all about. That is what democratic parties are all about. People can voice concerns. So I don't know what is this G23 and G3 and all of that you're talking about, because allegedly many people from the same group that you're talking about are now in charges of West Bengal and other such elections. So, quite frankly, I think the media needs to course correct on that. As far as, some names not being included are concerned, it is star campaigners are decided by the virtue of the impact that they may have on the poll-bound state. West Bengal is a primarily Bengali-speaking state. You look at all kinds of equations, you look at all kinds of combinations, and if somebody has not made the cut, it is not because there is a ulterior motive, it is because from the cadres the demand for किसान नेता राकेश टिकैत अब देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के पंचायत कर रहे हैं और इतने नहीं, सभी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में जाकर के राकेश टिकैत बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत फिलहाल पश्चिम बंगाल में हैं और यहां पर नंदीग्राम में उन्होंने रैली की और लोगों से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की और उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी को हरा सके उस पार्टी को यहाँ के लोग वोट दें। बंगाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से ये कहा है कि बीजेपी को वोट मत दो, हम लोग उन्हें हराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और किसान नेता ने सीएम ममता बनर्जी की चोट को लेकर के इशारों में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने एक औरत को चोट पहुंचाई है और उन्हें घायल कर दिया है। ममता बनर्जी अकेली महिला हैं, क्रांतिकारी महिला हैं जो सरकार के खिलाफ लड़ रही हैं, तो हो सकता है कि कोई साजिश भी हो जिसके चलते चोट लगी है। वहीं शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना उन्हें किसान नेता ने भगोड़ा बताया कि जो भारत सरकार है उसने देश को लूट लिया, उसको वोट नहीं करना, अपने बंगाल को बचाना। आपके मछली तालाब जाएंगे, 10 साल पुराना इंजन और पंपिंग सेट ट्रैक्टर जाएंगे। अगर कोई वोट मांगने आए उसको कहना कि मेरे एमएसपी कब मिलेगी, मेरी धान की कीमत, आपके धान की कीमत 1850 रुपए हो कब मिलेगी, ये जरूर सा क्वेश्चन कर लेना। अरे जाएंगे, पूरे बंगाल में जाएंगे, बंगाल हमारा घर है, हम यहाँ के ही तो। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की पश्चिम बंगाल में रैली रद्द कर दी गई और उनके हेलीकॉप्टर को पूर्णिया में उतरने से मना कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली के कुछ देर पहले ही एनओसी रद्द कर दी गई और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव आयोग तक लेकर के जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कोई भी रैली रद्द ना हो। बीजेपी नेता मनोज तिवारी को लगभग 11:30 बजे पुरुलिया में उतरना था और इसके बाद रोड शो के बाद एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करना था। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की 18, 20 और 21 मार्च को रैली है और पहले चरण में पुरुलिया में 9 विधानसभा और कोंटी में 2 सीटों पर 27 मार्च को मतदान होगा। पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल में 20 से अधिक रैलियां होनी हैं। तो मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। आज खड़गपुर में मेरा कार्यक्रम था। मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन अचानक कैंसिल की गई है। मुझे लगातार फोन आ रहा है वहाँ से और मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। खड़गपुर की जनता परेशान ना हो, हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ये कितना। उत्तराखंड में शुक्रवार को तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 11 विधायकों ने राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। तीरथ सरकार में कुल 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। गुरुवार शाम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी मंत्रियों से एक-एक करके इस बारे में बातचीत की है। माना जा रहा है कि जल्द ही सभी मंत्रियों को विभाग भी दे दिए जाएंगे और मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री को अपने दिल की बात बताई और अपनी पसंद के विभाग मांगे हैं। मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने ये बताया कि सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की है और सभी ने अपने हिसाब के विभागों की मांग की है और उन्होंने कहा कि मैंने भी मुख्यमंत्री से कहा है कि उनके पास जो पहले सरकार में विभाग रहे हैं वो ही दे दिए जाएं। बता दें कि बिशन सिंह चौफाल के पास इससे पहले वन और पर्यावरण, पंचायती राज, सहकारिता और ग्रामीण विकास विभाग थे।
उनकी तरफ से इन्हीं की डिमांड भी की गई है। बिहार के भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर के बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायकों ने एक बार फिर से हंगामा किया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले सदन पार्टिकों में आरजेडी के विधायकों ने नारेबाजी की और इनका ये आरोप है कि शराबबंदी कानून के बावजूद मुजफ्फरपुर में रामसूरत राय के स्कूल से शराब बरामद हुई है और इस मामले में रामसूरत राय को बर्खास्त किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामसूरत राय के मामले में कई गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने ये कहा कि मंत्री रामसूरत राय को बचाने की कोशिश हो रही है। रामसूरत राय के कैंपस में चल रहे स्कूल के प्रिंसिपल को शराब बरामदगी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि हकीकत ये है कि उसी ने पुलिस को शराब मिलने की सूचना भी दी थी। उनका कारोबार है शराब का। हम लोग चाहते हैं कि जो शराब में लिप्त है मंत्री, उनका इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा दे, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। मैं भी पूरा प्रूफ रखूंगा आज। आप पहले अभी सफाई तो दीजिए, जो आरोप लगा है उनके ऊपर, जो आरोप लगा है उस पर वो तुरंत इस्तीफा दे, और आरोप ही नहीं उसमें उनका संलिप्तता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शनिवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और इसमें पेट्रोल पर 5, डीजल पर 4 और रसोई गैस पर 100 रुपये तक की सब्सिडी देने का वादा किया। साथ ही 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का वादा भी किया गया। दरअसल डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 5 और 4 रुपये प्रति लीटर कम करने का वादा किया है और एलपीजी गैस पर 100 रुपये तक की सब्सिडी देने का वादा किया। और डीएमके सांसद टी शिवा ने यह कहा कि आज लोगों पर बहुत बड़ा बोझ है। केंद्र और राज्य की सरकारें शुल्क बढ़ा रही हैं और जब हम सत्ता में आएंगे तब हम तेल की कीमतें कम करेंगे। बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके साल 2011 से सत्ता से बाहर है और इस बार डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। पंजाब की महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाए। इससे पहले शुक्रवार को पंजाब सरकार ने 4 और जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने और सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। अधिकारियों ने यह बताया कि इसके साथ ही ऐसे जिलों की संख्या 8 लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और जालंधर, नवांशहर, कपूरथला और होशियारपुर हो गई है, जहां पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। और राज्य के शिक्षा मंत्री विजयेंद्र सिंगला ने यह बताया है कि स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अध्ययन अवकाश की घोषणा कर दी है। गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से चिंता बढ़ा रही है। कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी के बीच अब गुजरात के स्कूलों तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। गुजरात सरकार को स्कूल खोलने की इजाज़त देना अब भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूलों से भारी संख्या में छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं और सूरत के स्कूलों में ताज़ा जांच में 85 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस आंकड़े ने राज्य सरकार को कोरोना को रोकने की रणनीतियों पर एक बार फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। कोविड के केसेस अभी बढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र से सूरत बहुत नज़दीक होने के कारण यहाँ का बिजनेस और ट्रेड रिलेशंस महाराष्ट्र के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, उसके कारण। और अभी जो काफ़ी सारे जो कार्यक्रम जो हैं इसके कारण, सोशलाइजिंग के कारण ये केसेस अभी बढ़े हुए हैं और इस केसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने 178 प्लेसेस ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब वो सूरत में आ रहा है तो उसका टेस्टिंग हो, उसके हिसाब से व्यवस्था किया जा रहा है। और हमने ये भी बोला है कि अगर किसी के पास मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें आगामी होने वाले निकाय और पंचायती चुनाव को लेकर के मीडिया को जानकारी दी गई। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कुछ चुनिंदा पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के बाद पत्रकार वार्ता खत्म कर और उठ करके चले गए, जिससे कुछ पत्रकारों में नाराजगी भी दिखाई दी और कुछ पत्रकारों
ये कहते हुए वहां पर नजर आए कि जब चुनिंदा लोगों के सवालों के ही जवाब देने थे तो सभी पत्रकारों को बुलाया ही क्यों था। जिम्मेदारियों पर कमी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं, संगठन में भी रहे हैं, तो एक लगभग 150 कार्यकर्ता ऐसे ग्वालियर के, उनके साथ बैठक हुई। अभी हमारे जो बूथ के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक हुई। जो नगर निगम क्षेत्र के जितने बूथ हैं उनके बूथ के अध्यक्षों के साथ अभी एक सेशन हमारा पूरा होगा। बाद में मंडल अध्यक्ष हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के काम का एक की सेंटर है, तो मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। साथ में ही हमारे ऐसे लोग कि नगर निगम में हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि आगामी समय में हमारा जो घोषणा पत्र मेमोरेंडम होगा वो भारतीय जनता पार्टी जनता के सुझावों के आधार पर बनाएगी। इसलिए आज एक बैठक कल यहाँ हो चुकी है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के स्थापना दिवस पर मनाए जाने वाले कपिलवस्तु महोत्सव काला नमक महोत्सव का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। ये महोत्सव 13 मार्च से 15 मार्च तक मनाया जाना है और मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि सिद्धार्थनगर जिले का काला नमक चावल ने देश और विदेशों तक अपनी महक पहुंचाई है और 2018 में इस काला नमक चावल का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चयन हमारी सरकार ने किया है। 6 करोड़ की लागत से काला नमक चावल के भंडारण के लिए वातानुकूलित भंडारण केंद्र भी बनने जा रहा है। काला नमक चावल के इस महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना देने के लिए मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूं। मैं सबसे पहले आप सबको इस महोत्सव की बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि काला नमक चावल जिसकी खुशबू जनपद सिद्धार्थनगर से निकल करके देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंची है, इसे हमारी सरकार ने 2018 में एक जनपद एक उत्पाद की योजना के अंतर्गत लेकर के इस योजना में इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग और इसकी तकनीकी सहयोग के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मामले में दिल्ली के पूसा संस्थान के द्वारा भी और आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा भी इस फील्ड में अच्छा काम किया गया है। आज कपिलवस्तु महोत्सव को प्रारंभ किया गया है, आयोजन किया गया है और आज 13, 14, 15 3 दिन का आयोजन जैसे हर साल का आयोजन होता है उसी तरह आज इस साल 2021 में कपिलवस्तु महोत्सव का आयोजन किया है। इसी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अनुसार पहले से ही काला नमक चावल को एक प्रोडक्ट के नाम में सिद्धार्थनगर में माना गया था और उसका प्रोत्साहन करने के लिए उसके शोध करने के बाद उसकी बीज की गुणवत्ता को देखते हुए उसको किसानों के बीच में देना और उनको सुझाव के रूप में अलग अलग तरीक़ा से उनको किसानी करने के लिए या खेती करने के लिए उनको प्रोत्साहन करना। तो इस तरह से एक बार खेती में इसका पैदावार बढ़ाना, इसका एरिया बढ़ाना, किसानों को इससे जोड़ना, उसके बाद उसका प्रोडक्ट का जैसे अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी ये कहा था कि ये बहुत पुराना मंत्री जी ने एक तरह से जिम्मेदारी दी है और आज उन्होंने इस महोत्सव का उद्घाटन करके इस जनपद के काला नमक चावल को जो 2600 वर्षों पूर्व तमाम देशों में जाता था उस समय, यहाँ तक कि उसका को मंडी बनाया था पेपे ने और एक गुजरात के व्यापारी ने, और उसके बाद कालांतर में आज़ादी के बाद से वो चावल का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया और उत्पादन भी घटता गया। लेकिन आज फिर से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस काला नमक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है, हम सब उस दायित्व को निभाएंगे। अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अयोध्या या इंटरनेशनल राइस सेंटर फैजाबाद, वाराणसी कर रहा है। अब हम जनप्रतिनिधि भी निश्चित तौर से
इस काला नमक को जो इस बार का कपिल वस्तु महोत्सव 13 से 15 है, इस कपिल वस्तु महोत्सव का थीम ही काला नमक है और इसको हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बना के महाराष्ट्र पंजाब के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है और सीएम केजरीवाल ने यह कहा है कि दिल्ली में थोड़े मामले ज़रूर बढ़े हैं। पहले 100 से 125 के बीच मामले आ रहे थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से 400 से 450 तक मामले दर्ज हो रहे हैं। सीएम ने यह कहा कि स्थिति पर नज़र है, हालांकि अभी कोई घबराने की बात नहीं है, मौत के मामले अभी भी कंट्रोल में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोगों से अपील करूँगा कि जो लोग भी योग्य हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना का समाधान वैक्सीन ही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। अस्पताल में तैयारी के सवाल पर उन्होंने ये बताया कि कोरोना के मामलों पर अस्पताल भी नज़र रखे हुए हैं, फिलहाल स्थिति काबू में है। उन्होंने ये कहा कि अगर सख्ती की ज़रूरत पड़ी तो तमाम कदम उठाए जाएंगे और जब ज़रूरत थी दिल्ली सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती। फिलहाल सरकार कड़ी नज़र बनाए हुए है और ज़रूरत पड़ने पर सभी कदम उठाए भी जाएंगे। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई का मुद्दा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समर्थन में आए पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बजरंग दल ने विरोध किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द फारूक अब्दुल्ला और प्रशांत भूषण के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की धरपकड़ करके जम्मू के हीरा नगर में बनाए गए होल्डिंग सेंटर में वहां पर उनको शिफ्ट कर रही है और केंद्र सरकार उन्हें वहां पर रख रही है जिसके पास अवैध दस्तावेज नहीं है। केंद्र सरकार की कार्रवाई पर प्रदेश के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी आपत्ति जताई और उनकी मांग है कि मोदी सरकार रोहिंग्या संकट को मानवता की दृष्टि से देखे। वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सरकार के कदम को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी प्रस्ताव पर अगर मोहर लग गई तो सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कर पाएंगे। सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी करके इस संबंध में संबंधित नियमों में संशोधन के लिए हितधारकों के सुझाव मांगे हैं और अधिसूचना के अनुसार प्रस्ताव पर मोहर लग जाने के बाद ये सभी सरकारी वाहनों केंद्रीय या फिर राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर पालिका और स्वायत्त निकायों पर लागू होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ट्वीट में ये कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से सरकारी विभाग 15 साल के बाद अपने वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को नवीनीकृत नहीं करवा पाएंगे और ये सभी सरकारी, केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों और नगर निकायों और स्वायत्त निकायों पर लागू होगा। मनसुख हिरेन की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है और इस मामले में अब मुंबई पुलिस के पुलिस अधिकारी सचिन वजे विवादों में हैं और मनसुख हिरेन की पत्नी ने सचिन वजे पर गंभीर आरोप लगाए और एक वकील कल्पनाथ गिरी ने भी इस मामले में अब बड़ा खुलासा किया है। 2 मार्च 2021 की बात है। यहाँ पर मनसुख हिरेन आए थे, खुद इसी कुर्सी पे बैठे हुए थे। मेरे साथ 2-3 घंटा निकाला उन्होंने। उनकी सारी बातें मैंने सुना और उन्होंने बताया कि उनको पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, जिसमें एटीएस के अधिकारी थे परेशान कर रहे हैं, घाटकोपर पुलिस स्टेशन के लोग परेशान कर रहे हैं, बिकरौली के पुलिस स्टेशन के लोग परेशान कर रहे हैं। रात को लोग जाकर के उनके घर पे विजिट करते हैं, बार बार जो है 1-1 घंटे के बाद कोई न कोई आ जाता है। पत्रकार लोग आ जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो वो बहुत काफ़ी परेशान थे वो। सर, आपकी पहचान सचिन वजे से कैसे हुई, कैसे आपको संपर्क किया? देखिए, टीआरपी का मैटर चल रहा था कोर्ट में, उसमें 4-5 आरोपी मेरे पास थे। वो सारे लोगों के लिए मैं कोर्ट में अपीयर हुआ था और उस केस का इन्वेस्टिगेशन सचिन वजे कर रहे थे। उस दरमियान मेरा उनका पहचान हुआ था, तो शायद उनको लगा होगा मेरे बारे में कि मैं उनको उनके किसी मित्र को अच्छी सलाह दे सकूंगा, इसलिए उन्होंने मेरे पास भेज दिया उनको। तो क्या सर आप ही के लोग डिस्पैच कराने में गए थे कि उन्होंने डिस्पैच? नहीं, वो हमने उनका पूरी बात सुन करके हमने कंप्लेन बना के दे दिया था और हमने ये मनसुख भाई के हाथ में दे दिया था कंप्लेन। वो फिर ले जाकर के अपना कैसे
औरैया के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम में पत्रकारों पर हुए हमले पर कहा कि मुरादाबाद में जो कुछ हुआ है यही समाजवादी पार्टी का चेहरा है और यही चरित्र। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। जो हमारे मुख्यमंत्री ने सदन में भी कहा था, लाल टोपी की पहचान है गुंडागर्दी करना, उसको उन्होंने साबित किया है। मुरादाबाद में जो कुछ हुआ है ये समाजवादी पार्टी का चेहरा है, यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और जो अभी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में भी कहा था कि लाल टोपी की पहचान ही गुंडागर्दी बन गई है, तो उसको उन्होंने साबित किया है। सत्ता में आएंगे तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस करो, सत्ता में आएंगे तो गुंडों को संरक्षण दो, सत्ता में आते हैं तो माफियाओं को संरक्षण देते हैं, और अब सत्ता नहीं है तो इस प्रकार से हमले करते हैं। तो यही गुजरात के पड़ोसी राज्य दादर नगर हवेली के नरोली इलाके में शुक्रवार को हुई एक सनसनीखेज वारदात में 4 साल की बच्ची की हत्या करके उसका शव एक बैग में डाल दिया गया और बच्ची शुक्रवार दोपहर से ही लापता बताई जा रही थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने यह पाया कि बच्ची के शरीर पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया था और लड़की की बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है और उधर भीड़ ने पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए संदिग्ध को पीटने की भी कोशिश की। हालांकि एक बड़े प्रयास के बाद पुलिस हिरासत में लिए गए संदिग्ध को थाने ले गई। ये होने के बाद लड़की के पिता ने एसिड पी लिया था और उनकी आज सुबह डेथ हो गई है। और सस्पेंस के आधार पर हमने जिस आदमी को कब्जे में लिया था उसका नाम संतोष बिट्टू रजक है। वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है झारखंड में, और उसने सेक्सुअल इंटेंशन से ये हत्या का मामला उसने कबूला है और उसमें हमने उसकी गिरफ्तारी की है। हम आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। यस, उसने सेक्सुअल इंटेंशन। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आगजनी की बड़ी घटना सामने आई। शनिवार को ITO इलाके में इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम में आग लग गई और घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 7 फायर टेंडर ने हालातों को काबू में किया और बताया जा रहा है कि फिलहाल आग काबू में है। एक 1:30 बजे करीब लगी थी आग। वो AC का डक्ट के अंदर आग लगी थी। और क्या रीजन बताया? वो डक्ट है बाहर है, जो दोनों बिल्डिंग के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के दीवार के साथ हमारे AC का डक्ट जा रहे हैं, उस डक्ट के अंदर लगी थी आग। और अंदर कितने लोग थे? अंदर फंसे हुए 50-60 लोग थे। सब सेफ्टी निकाल हाँ हाँ निकाल दिया। और अभी मध्य प्रदेश के शिवपुरी तहसील के रिकॉर्ड रूम में अचानक से आग लगी, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में 2 फायर ब्रिगेड को बुलाकर के आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस रिकॉर्ड रूम में आग लगी उसमें जिले भर के खसरा खतौनी से लेकर के महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे और उनमें से अधिकांश दस्तावेज जलकर के खाक हो चुके हैं। और वहीं शनिवार को अवकाश होने की वजह से कार्यालय में कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं था। अवकाश होने के कारण कार्यालय में ताला लगा हुआ था और राहगीरों ने रिकॉर्ड रूम के पीछे बने रोशनदान से जब धुआं देखा तब इसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी। आग लगी है, कहाँ लगी है, कैसे लगी? ये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बना हुआ है, जैसे कि उसमें अक्सर बना हुआ है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। बाकी कार्रवाई जारी। सर कितना नुकसान हुआ है इसमें लोगों? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी अंदर धुआं निकल रहा है। रिकॉर्ड पूरे जिले का रिकॉर्ड था क्या था इसमें? पुराना रिकॉर्ड होता है, स्कैन रिकॉर्ड होता है। मॉडर्न रिकॉर्ड में मशीन जो बनी हुई है उनके अंदर रखा हुआ है। जी।
मध्य प्रदेश के रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने गौशाला निर्माण सामग्री के बिल भुगतान करने की एवज में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को 36,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और भ्रष्टाचार अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। लोकायुक्त पुलिस का यह कहना है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि गौशाला निर्माण सामग्री के 8 लाख के बिल के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। ये उमेश कुमार तिवारी हैं जो प्रोपराइटर हैं। इन्होंने ग्राम फरादी में गौशाला निर्माण में भवन निर्माण सामग्री का सप्लाई किया है। उसका इनका करीब करीब 8 लाख का बिल भुगतान हुआ है। उसके एवज में ये जहाँ पर जो त्योंथर में जनपद पंचायत त्योंथर में श्री विजय त्रिपाठी जो कि एपीओ हैं कहलाते हैं, वो उसका 40,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। इस बात की शिकायत श्री उमेश कुमार तिवारी ने लोकायुक्त महोदय के यहाँ पर आकर के रीवा में एसपी महोदय की शिकायत की थी, जिस बात का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में पाया गया कि उन्होंने 40,000 की जगह 36,000 रुपये में पैसा लेन देन रिश्वत लेन देन निर्धारित हुआ था, जिसको आज 36,000 रुपये रिश्वत देते हुए एपीओ श्री विजय त्रिपाठी को रंगे हाथ पकड़ा गया। ग्राम पंचायत फरादी गौशाला निर्माण के लिए मैंने सामग्री सप्लाई किया था, जिसमें बिल भुगतान हमारा करीब 8,55,000 का बिल लगा हुआ था। उसके भुगतान के लिए हमने यहाँ पे बात किया था कि विजय त्रिपाठी जी उसमें कुछ पैसे की बात की, तो हम बोले कि टेलीफोन की बात की थी, तो मैंने बोला कि आप करवा दीजिए, भुगतान कर देंगे। हम तो कई दिनों से 40,000 की मांग कर रहे थे, किसी दूसरे माध्यम से मैं करवाया, खुद भी मिल करके बोले 40,000 पैसे चाहिए। फिर हमने बोला कि कुछ कम कर दीजिए, मैं बोला 2-4 हज़ार कम कर दीजिए। 36,000 में हमारा इनका फाइनल हुआ, जिसकी शिकायत हम लोकायुक्त में की, हमको पैसा देना नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में खुड़ैल थाना क्षेत्र के नेमावर ब्रिज के नीचे बनी नाली में एक एक्टिवा सवार युवक बुरी तरह से जल करके खाक हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने काफ़ी मशक्कत करके आग को बुझाया और घटना फिलहाल संदिग्ध बताई जा रही है। संभवतः पुलिस एक्सीडेंट केस मान करके इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, लेकिन फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई और पुलिस ने मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल में भिजवाया है। सर्विस रोड की जो एक लाइन है, उसमें एक व्यक्ति और एक एक्टिवा टाइप की गाड़ी जल रहे हैं। इस सूचना पर डायल 100 की टीम मौके पर सबसे पहले आई और उनके द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। अन्य ग्रामीणों और अन्य राहगीरों की भी इसमें इमदाद हुई। पुलिस के द्वारा आग पर काबू पाया गया और मौके पर एक एक्टिवा नुमा वाहन, जो संभवतः एक्टिवा ही है, और उसमें फंस जाने से एक व्यक्ति जो एक्टिवा चालक होना चाहिए और उसकी जलकर मृत्यु हुई है। अभी मामला निश्चित तौर पे आपने जैसा बताया संदिग्ध है। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि दुर्घटनावश भी घटना घटित हुई हो, लेकिन अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। सर, ये ब्लड के निशान भी देखे गए आसपास में, तो क्या लग रहा है? थोड़ी दूर पर एक ब्लड पॉइंट है, लेकिन उसको घटना से कनेक्ट करने में थोड़ा जल्दबाजी होगी। कोरोना महामारी के दौरान भारतीय रेलवे माल ढुलाई में सर्वाधिक पसंदीदा परिवहन बनकर के सामने आया है और रेलवे की माल ढुलाई पिछले साल की तुलना में इस साल ज़्यादा रही है और अन्य वस्तुओं की ढुलाई बढ़ने से कोयले, पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स की ढुलाई घटी है। वहीं लोहा, सीमेंट, अनाज, उर्वरक और कंटेनर की ढुलाई बढ़ी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीता शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये कहा है कि रेलवे ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 12 मार्च तक इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले माल ढुलाई के आंकड़े को पार कर लिया है और कोरोना महामारी को लेकर के ये रेलवे की बड़ी उपलब्धि है। साल 2020 के दौरान कोरोना वायरस महामारी के कारण रेलवे परिवहन बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी और ये हमारे लिए बड़ा प्रोत्साहन है। इससे साबित होता है कि रेलवे किस तरह लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अग्रणी निकाय बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 2020-21 में 114 करोड़ 56,80,000 टन माल की ढुलाई की, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 114 करोड़ 56,10,000 टन था और ये आंकड़ा कोरोना वायरस महामारी के बावजूद हासिल किया गया है, जिसकी वजह से अप्रैल से जुलाई के दौरान 7 करोड़ टन के घाटे में चले गए थे। झारखंड सरकार ने प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की एक बैठक हुई। बैठक में निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75%
नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित किए जाने का फैसला लिया गया और ऐसे में अब सरकार झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान इससे संबंधित एक विधेयक भी लाने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने का फैसला भी लिया गया और इसके तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवार जो कि किसी रोजगार या फिर स्वरोजगार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लग चुकी है और सूत्रों के मुताबिक इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के 30,000 रुपये तक के वेतन वाले 75% पदों को स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा। पंजाब के खन्ना से टैक्स चोरी की बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर 122 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने सुबह खन्ना के कई इलाकों में रेड की और छापेमारी के लिए 9 टीमें बनाई गई, जिन्होंने पंजाब के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की और टैक्स चोरी के बड़े मामलों को उजागर किया गया। छापेमारी में होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर और फतेहगढ़ साहिब समेत कई जिले शामिल, जिसमें से जीएसटी डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर शौकत अहमद परे ने यह बताया कि ये लोग नकली बिल बनाकर के सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे और टैक्स चोरी में एक व्यक्ति का नाम मनिंदर मनी है, जो कि आम आदमी पार्टी की टिकट से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव भी लड़ चुका है। जाली फर्में और उनके नकली बिलों के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी वो करते थे और जांच में जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऐसी 44 फर्मों को लिस्टेड किया है जिसका आपस में लिंक था और इन सभी के तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं और इसमें ज़्यादातर फर्में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके मनिंदर की ही हैं। हमें कुछ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी लास्ट टाइम एक गाड़ी पकड़ने के बाद कि काफ़ी सारी जो लोकल फर्म्स है वो अपना माल बगैर बिल के जो है वो बेच देती है फर्नेसेस वगैरह को, लेकिन इनके लिए जो बिल है वो दिल्ली से शुरू होके यहाँ पे कुछ फर्म्स के थ्रू जो है इनको बोगस बिल मिलता है। तो उसके बेसिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें टोटल 44 फर्मों की एक लिस्ट मिली, जिसमें कि हमें पता चला कि इनका कॉमन लिंक है, चाहे मोबाइल नंबर्स के थ्रू या ईमेल आईडीज़ के थ्रू, और कुछ बंदे जिनके नाम पे 5-7 लोगों की लिस्ट कि जिनके नाम पे वो सारी फर्म्स रजिस्टर्ड थी। और उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की कि इन्होंने कहाँ कहाँ से बैंक्स के थ्रू कैश विड्रॉ किया है, किस तरीके से इसका मूवमेंट हुआ है। इनकी गाड़ियाँ दिल्ली से नहीं आई क्योंकि वो टोल प्लाजाज में उनकी एंट्री नहीं थी। वो सारा हमने इस्टेब्लिश करने के बाद कमिश्नर साहब जो हमारे जीएसटी के हैं नीलकंठ सर, उनके अप्रूवल के बाद जो है इन सारे लोगों को आज हमने पहले इनके घर पे इंस्पेक्शन की, वहाँ से हमें कुछ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले और इसके अलावा इनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे जिसमें कि जिनके थ्रू ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में शासकीय कला और वाणिज्य माधव महाविद्यालय में शुक्रवार को उस समय हंगामा देखने को मिला जब यहां पर छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। दरअसल यहां पर एनएसयूआई संगठन के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया और छात्रों का आरोप है कि महाविद्यालय में सुविधाओं का अभाव है और यहां पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। महाविद्यालय में शुल्क की रसीद कटवाने के लिए केवल 2 ही खिड़कियाँ हैं जहाँ पर विद्यार्थियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। खोसले में अतिरिक्त टोल को लेकर के ग्रामीण पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं और ग्रामीणों की ये मांग है कि उनके गांव सालावास में जो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से अतिरिक्त टोल लगाया गया है उसे हटाया जाए क्योंकि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जिला प्रशासन की ओर से एक और अतिरिक्त टोल लगाया गया है और ग्रामीणों को गाँव से शहर जाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 जगह पर टोल देना पड़ रहा है। यह है 5 दिन से हम लगातार धरने पे, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, हम मैंने कल इन तक धरना देंगे जब तक ये हट नहीं जाएगा और यहाँ पे कोई नहीं है। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक दिन एमएलए सामने वो विधानसभा में उठाया तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लगा रखा है सर, यहाँ पे भी 3 किलोमीटर उधर से भी टोल का रोड आ जाता है, दूसरा इधर भी 6 किलोमीटर 2 टोल का रोड आ जाता है। 9 किलोमीटर का टुकड़ा स्पीड टोल लगा प्रदर्शन किया। हमीरपुर से पंचायत चुनाव के लिए लोगों को लुभाने का एक अजीब ही तरीका सामने आया। जनता को लुभाने के लिए बार बालाओं का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है और गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इस दौरान बार बालाओं को भी आमंत्रित किया गया। जहां पर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए तो वहीं बार बालाओं का अश्लील डांस को देखने के लिए गाँव के सैकड़ों लोगों की भीड़ भी वहाँ पर उमड़ी। आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव में अश्लील डांस का मजा लोग ले रहे हैं, जिसमें बच्चे बुजुर्ग सभी शामिल हैं और प्रशासन बेखबर है।
खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर एडीजी राजीव सभरवाल ने थाना बहादुरगढ़ का औचक निरीक्षण किया और वहीं एडीजी के निरीक्षण से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस दौरान एडीजी ने महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए और वहीं एडीजी के जाने के बाद पुलिस कर्मियों ने सांस की राहत ली। महोबा शहर में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया और वसीम रिजवी की तरफ से हाईकोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाए जाने की याचिका से नाराज होकर के शहर काजी आफाक हुसैन के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। साथ ही वसीम रिजवी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई है। आज वसीम रिजवी जो यूपी के बहराइच में मजदूरों को लेकर के आ रही पिकअप के चालक को अचानक से नींद आने से गाड़ी अनियंत्रित होकर के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि गाड़ी में सवार 13 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई और वहीं घायलों में 4 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। एक्सीडेंट हुआ इनका रमापुर के पास में कहीं पे, ये लोग सब लोग कन्नौज से आ रहे थे पिकअप में बैठ करके और शायद ड्राइवर के सोने की वजह से पिकअप पेड़ से लड़ी है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, बाकी जिनका है उनका इलाज चल रहा है। इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र के चिकली गांव में पानी को लेकर के हुए भाइयों में आपसी विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई को गला रेत करके मौत के घाट उतार दिया और परिवार में हुए इस खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और घायलों का उपचार एमवाई अस्पताल में किया जा रहा है। ये आज शाम की एक घटना थी, पानी को लेकर विवाद था यहाँ गांव में। राजू हैं और इनके पड़ोसी जो आपस में रिश्तेदारी लोग हैं, भाई हैं, और इनका झगड़ा था और अभी शाम को रात को ये देर रात इसके गले में ऐसा लग रहा कोई धारदार हथियार से मारा है। मृतक का नाम राजू है और उसकी डेथ हो गई है। सर और भी कोई लोग घायल है दूसरे? हाँ, दूसरे 2-3 लोग घायल हैं। यूपी के संभल से खबर सामने आई है, जहां पर शराब और भांग की पकौड़ों के सेवन के बाद 2 लोगों की मौत हो गई और घटना में 3 लोग बीमार हैं और एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार महाशिवरात्रि मेले में गांव के कई लोगों ने शराब पी और कच्ची भांग तोड़वा करके खाई। शराब और भांग के सेवन के बाद 6 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था और वहीं मामले में एसपी ने 2 लोगों की मौत और एक के गंभीर होने की पुष्टि की है। कन्नौर के अंतर्गत ग्राम सेमरई से आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कुछ लोग जिन्होंने शिवरात्रि के दिन परसों मेले में काफ़ी भारी मात्रा में भांग का सेवन किया तथा उसके बाद शराब का सेवन किया। ऐसे लोगों में से 2 की कल रात को मृत्यु हो गई। इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। साथ में जो अन्य लोग जिन्होंने इनके साथ में भांग खाई थी, उनमें से एक की हालत खराब है, बाकी लोग सामान्य हैं। नूहू कोविड-19 की वजह से सुर्खियों में रहा था और अब एक बार फिर से सुर्खियों में कोविड-19 टीकाकरण की वजह से है। आपको बता दें कि एक अखबार की खबर की वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं उस समय बढ़ गई जब अखबार ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर के एक खबर प्रकाशित की और इसमें कहा गया था कि मेवात के लोग कोविड-19 टीकाकरण इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि इसमें गाय और सूअर के ब्लड के अंश मिले हुए हैं। देखिए, मैंने टीकाकरण तो नहीं कराया है, लेकिन ये कोरा अफवाह है और इसलिए अफवाह है कि खुद मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ, मजहबी भी हूँ, लेकिन मेरी बीवी को समय मिल गया था। मेरी बीवी नौशाबा नाज, उन्होंने दोनों टीके लगवाए हैं और उसके अलावा अभी 3 दिनों पहले चितौड़ा गांव में एक कार्यक्रम हमने कराया था, जो है वैक्सीन से दोस्ती के नाम से। बहुत लोग आए थे और हमारे ज़िला के बसंत दुबे जी जो टीकाकरण अधिकारी हैं, डिप्टी सीएमओ हैं, वो भी शामिल थे हमारे साथ। वहाँ गांव का एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि टीका हम नहीं लगवाएंगे। कि टीकाकरण मैंने करा लिया है
और टीकाकरण मैंने आज तक नहीं सुना है कि ये नई अफवाह कहाँ से आ गई कि इसमें ब्लड किस चीज़ का ब्लड है। जो भी बता रहे हैं उस अखबार ने जो भी खबर लिखी है, जिसने भी लिखी है, निहायत ही घटिया सोच है उसकी, जहनी बीमार है वो, ठीक है। और हमारे मेवात में, खासकर मेवात को ये बदनाम करने की कोशिश है। मेवात में हमने तो अभी तक सुना नहीं है, किसी के मुंह से भी, किसी बच्चे के मुंह से भी नहीं सुना कि इसमें इस तरह की ये चीज़ें मिलावट हैं ब्लड का, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे सब लोग लगवा रहे हैं। हाँ, बहरहाल ये तो पूछ रहे हैं लोग, भाई इससे कुछ बुखार उखार वगैरह, सर दर्द वगैरह तो नहीं बनता, इससे कुछ होता तो नहीं है, ये पैसों में तो नहीं लग रहा फ्री। यूपी के मिर्जापुर में परिवहन विभाग के ARTO पद पर तैनात विवेक शुक्ला ने परिवहन विभाग के माफियाओं से खतरा बता करके पुलिस से जांच की गुहार लगाई है और उन्होंने कहा है कि उन्हें डर है कि उन्हें फर्जी तरीके से दुष्कर्म के मामले में फंसाया जा सकता है। और विवाद ARTO विवेक शुक्ला और ट्रक एसोसिएशन से जुड़े ट्रक मालिक राजू चौबे के बीच है। दरअसल विवेक शुक्ला के मुताबिक ट्रक मालिक राजू चौबे अपने कुछ साथियों के साथ परिवहन विभाग के कार्यालय पहुंचा था और ARTO पर जुर्माना कम करने का दबाव उसने बनाया। विवेक शुक्ला की तरफ से जुर्माना कम नहीं करने पर राजू चौबे ने ARTO को धमकाया और बीच रास्ते में गाड़ी रोकी। दूसरे दिन ARTO विवेक शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को ये पत्र सौंपा गया, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा। ARTO विवेक शुक्ला की शिकायत पर पुलिस ने राजू चौबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मामला यह है कि 8 मार्च को दोपहर को 2:30 बजे श्री राजू चौबे जी मेरे कमरे में आए और कुछ गाड़ियों के टैक्स पे लगी हुई पेनाल्टी को ज़बरदस्ती माफ़ कराने के लिए दबाव बनाने लगे। मैंने कहा ये नियम संगत नहीं है, ऐसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे देख लेने की धमकी दी, फिर मुझसे गाली गलौज भी किए और यहाँ पे कार्यालय में भी अस्त व्यस्त कर दिया। फिर मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ तो PSC गेट के सामने जा कर के उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया अपनी फॉर्च्यूनर लगा करके। फिर मैंने होटर बजाया और लोग आए, तब जा कर के फिर वो वहाँ से उन्होंने रास्ता मुझे तब मैं निकल पाया। अगले दिन वो यहाँ पर आए और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे कुछ लोगों को लिवा करके, और मेरे खिलाफ़ जो है झूठी खबरें चारों तरफ फैलाने लगे। फिर मैंने इस पूरे प्रकरण को ले जा करके पुलिस को संज्ञान में लाया, उनके ऊपर जो है सरकारी काम में बाधा डालने और मानहानि का मुकदमा पंजीकृत कराया। मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद कल रात को मुझे ये जानकारी हुई कि श्री राजू चौबे अपने कुछ दोस्त। ग्वालियर के आतरी थाना क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक ऑटोमोबाइल से कलेक्शन करके बस में बैठ करके युवक घर लौट रहा था, तभी लुटेरों ने बस रोक करके कट्टे की नोक पर वारदात को अंजाम दिया और पुलिस का यह कहना है कि 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था। लुटेरों से 80,000 रुपये नगद और एक 315 बोर का कट्टा समेत एक बाइक भी बरामद की गई है। राकेश बिरमानी करके जो फरियादी है, कट्टा दिखा के बस को रोक के और उसका बैग छीन के घटना हुई थी। इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लूटे गए 1,22,000 रुपये में से 80,000 रुपये जो शिकायत करता है जिसने FIR दर्ज कराई थी उसका मोबाइल फ़ोन, उसका एक चेक और बैग, घटना में प्रयुक्त कट्टा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। और इन्हीं से पूछताछ पे पिछोड़ की 2 लूटें अन्य बरामद हुई हैं, जिसमें कि 2 लोग कॉमन थे और बाकी अन्य लोग थे। कुल मिला के ये 10 लोगों की एक गैंग है, जिसमें से 5 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और 5 अभी फरार हैं। इसमें जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन ये राकेश बिरमानी डबरा के व्यापारियों से अपना ऑटो पार्ट्स का जो सप्लाई किया था उसका पैसे ले रहा था और इसको पैसे लेते हुए एक आरोपी ने देख लिया और ये वहीं पे गिन रहा था, तो उसने इसकी सूचना अपने बाकी साथियों को दी और तुरंत इन्होंने प्लानिंग की और बस का पीछा किया और एक आरोपी इसमें बस में बैठ गया, जो कि पलवल में फ़ोन पर दोस्ती करके युवती का अपहरण कर लिया गया और नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी को गहन पूछताछ के लिए अदालत में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। इलाका जम पड़ने वाले गांव की एक युवती का गुमशुदगी का मामला सामने आया। अभियोग अंकित किया गया। अभियोग अंकित करने के उपरांत जांच टीम तैयार की गई। फोन की लोकेशन के उपरांत, सुराग लगने के उपरांत
अमेठी के कटारी गांव में रहने वाले एक परिवार का पड़ोस के दबंग किस्म के लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसका मामला कई बार पुलिस के सामने भी पहुंचा। आरोप है कि पुलिस के द्वारा हर बार दबंगों का ही साथ दिया गया, जिसके चलते परिवार परेशान है और इसी मामले को लेकर के दबंगों की तरफ से विवाद खड़ा किया गया, जिसकी शिकायत करने थाने पहुंचे पीड़ित को ही पुलिस वालों ने वहां पर बैठा लिया और 24 घंटे तक थाने में ही बैठा करके रखा गया। इसी बीच दबंगों ने रातों रात पीड़ित के घर के सामने विवादित जमीन पर दीवार खड़ी कर डाली और अपने कब्जे में ले लिया, जिसको लेकर के गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा और सभी ने दीवार को नेस्तनाबूद कर दिया। के बाद ससुराल में मतलब प्रयोजन था, फिर चले गए। यहाँ रात में अंगनू तिवारी, अनुपम तिवारी, अमन तिवारी रात में 12 बजे दीवार उठा ले, सुबह 3 बजे बंद कर दिया। मोहल्ला वाले जाने तो मैं फ़ोन करें तो हम आए तो यहाँ कहें कि हम का होता है, चले गाड़ी दे के कहें सारी ज़मीन हमारी यहाँ से भाग जाए। इनका घुमा बरसा के उनको भगा दिया। हमने 100 नंबर किया, उसके बाद पुलिस आई, हमारे आदमी को ले जाकर 300 दिन एसपी साहब के आदेश पर जो है 379 का मुकदमा दायर किए। उन्होंने आदेशित किया था कि 411 भी लगाया जाए, लेकिन पुलिस ने जो है 411 नहीं लगाया। तो उसी ईंटों का ये हमारे ईंटों का ये निर्माण कर लिए। ये तो हमारी ज़मीन की बात हुई। उसके बाद अभी 2-3 दिन भी हुआ, हमारे पड़ोस में जो है रामावती का मकान है। इनके पिता शिव प्रसाद यादव थे, तो शिव प्रसाद यादव एक्सपायर हो जाने के बाद इनकी 2 लड़कियां थी, कमलेश यादव, रामा यादव। तो उन्होंने जो है रामा यादव को दे दिया ये मकान। ये अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रही थी। अभी विकट इनके ससुराल में कुछ जो है प्रयोजन था, वहाँ ये रहने लगी, शिफ्ट हो गई। आती थी यहाँ पे, बीच बीच में आती थी। तो अभी विगत 2-3 दिन पहले रात में ये इनकी जो हमारे दीवार के बाद में इनकी सट के दीवार थी, उसको ये गिरा दिए। उसके बाद ईंटें भी इनके उठा ले गए और उस पर मिट्टी उट्टी डाल के इनके पूरे मकानवा पे जो है कब्जा कर ले। जब ये इसकी सूचना गांव के किसी ने मतलब बाई फ़ोन इनको दिया, ये आके सुबह इनसे कहने लगी, तो घर के इनके पूरे लोग अपना इकट्ठा होकर गाली गलौज मारपीट की धमकी देने लगे। तो इन्होंने इसकी जानकारी थाना स्थानीय को दिया। थाना स्थानीय की पुलिस यहाँ पे आके पहले 100 नंबर को दिया था, तो आके यहाँ पे जो है फिर इनके हस्बैंड को और अनुपम तिवारी को, जब ये जो है तहरीर लेके थाने पे गई, तो इनके हस्बैंड को और अनुपम तिवारी को दोनों को 151 में जो है चालान कर दिया पुलिस। आज समाधान दिवस जैसा देख रहे हैं आप, चल रहा थानों पे। इसी के दौरान एक प्रकरण आया था कटारी गाँव का। इसमें हमारे तहसीलदार साहब और SHO जामो यहाँ साथ में गए थे, ज्वाइंट टीम गई थी और इन्होंने मौके पर जाकर जाँच किया है और इसमें नियमानुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण का निस्तारण। महाराष्ट्र में एक 80 वर्षीय व्यक्ति को विशेष अदालत ने 4 साल के बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है और यह बच्ची बुजुर्ग दंपति को दादा दादी कहती थी। मामला साल 2013 का है और पुलिस को दिए बयान में बच्ची ने यह कहा कि वो 4 सितंबर 2013 को अपने स्कूल से आई और अपने एक दोस्त के घर वो खेलने के लिए चली गई और बच्ची ने यह बताया कि उसकी दोस्त सो रही थी और वो अपने घर वापस जाने लगी, लेकिन तभी दादा दादी ने उसे बुलाया और बच्ची ने बताया कि जब वो दादा यानी कि 87 वर्षीय शख्स की तरफ गई तो वो उसे अपने साथ घर में ले गई और बच्ची जब वापस जाने की जिद करने लगी तो बुजुर्ग ने उसे थप्पड़ मारा और 4 वर्षीय बच्ची ने आरोप लगाया कि इसके बाद दंपति ने उसका यौन शोषण भी किया। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।